समानता एक कल्पना हो सकती है, लेकिन फिर भी इसे एक नियंत्रक सिद्धांत के रूप में स्वीकार करना चाहिए। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के इन शब्दों के साथ द डीप डाइव के आज के विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज शुक्रवार 20/10/2025 है और हम एक बेहद कह सकते हैं संवेदनशील और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। भारत में जाति और अल्पसंख्यकों से जुड़ा वो प्रणालीगत अन्याय जो आज़ादी के 75 साल बाद भी एक कड़वी सच्चाई है। हमारी आज की ये चर्चा द प्रिंट में हाल ही में छपे एक लेख के एक आलोचनात्मक विश्लेषण पर आधारित होगी। इसमें कुछ हालिया घटनाओं और एक काफी चर्चित फिल्म के जरिए इन जटिलताओं को परत दर परत खोला गया है। और हाँ, यूपीएससी अभ्यर्थियों के लिए ये विषय खास तौर पर ध्यान देने वाला है। मतलब मेंस परीक्षा में सामाजिक न्याय, भारतीय समाज जैसे पेपरों के लिए तो ये अहम है ही, साथ ही प्रीलिम्स के नज़रिए से भी इसमें महत्वपूर्ण तथ्य और एक समझ मिल सकती है। और वैसे भी आम जानकारी के लिहाज से ये हर किसी के लिए जानना ज़रूरी है। मुझे लगता है कि ये मुद्दे क्यों मायने रखते हैं और समाज पर इनका क्या असर पड़ रहा है। तो चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं। निश्चित रूप से। और जैसा कि स्रोत बताता है, हाल में 3 घटनाओं ने इन गहरे दबे हुए अक्सर अनदेखे किए जाने वाले मुद्दों को फिर से चर्चा के केंद्र में ला दिया है। पहली घटना भारत के दलित समुदाय से आने वाले मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन पर भरी अदालत में जूता फेंका जाना। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दूसरी, हरियाणा में एक वरिष्ठ दलित आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार, वो एडीजीपी थे, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, उनका आत्महत्या करना और अपने सुसाइड नोट में सालों से चले आ रहे भेदभाव और उत्पीड़न का जिक्र करना, बहुत दुखद। और तीसरी घटना थोड़ी अलग है, नीरज घेवान के फिल्म होम बाउंड। इसकी अप्रत्याशित सफलता, खासकर समाज के उस तबके में जैसे अक्सर इन मुद्दों से थोड़ा दूर समझा जाता है। तो ये तीनों घटनाएं जब साथ में देखते हैं तो एक परेशान करने वाली तस्वीर उभरती है, जो दिखाती है कि समस्या कितनी गहरी है और व्यवस्था के उच्चतम स्तरों तक फैली हुई है। हाँ, होम बाउंड की सफलता ये अपने आप में एक दिलचस्प पहेली है। जैसा लेख में भी जिक्र है, इस फिल्म का कोई बहुत बड़ा प्रचार नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं। कोई नामी सितारे नहीं थे, नहीं ये किसी जाने पहचाने मनोरंजक कहानी के ढर्रे पर थी। मतलब कोई पठान या जवान जैसी बड़ी ब्लॉकबस्टर हिट नहीं थी, जिसे पहले दिन से करोड़ों कमाने के लिए बनाया गया हो। सही कहा। इसके बावजूद खासतौर पर शहरों के उच्च मध्यम वर्ग, पढ़े लिखे पेशेवर लोग और अच्छी कमाई वाले युवा उद्यमी, उनके बीच ये फिल्म लोगों की आपसी बातचीत से, वर्ड ऑफ माउथ से काफी लोकप्रिय हो गई। हाँ, ये बहुत देखा गया। आलम ये था कि महंगे मल्टीप्लेक्स में भी इसके शोज हाउसफुल जा रहे थे। और इससे भी ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि इस दर्शक वर्ग की प्रतिक्रिया कैसी रही। आमतौर पे देखिए, इसी तबके से हमें आरक्षण व्यवस्था पर सवाल सुनने को मिलते हैं, है ना। कुछ इस तरह की बातें कि उन्हें वंचित तबकों को अच्छी शिक्षा दे दो, फिर उन्हें बराबरी से मुकाबला करने दो। एक हम बनाम वे वाली सोच वो अक्सर नजर आती है। हाँ, ये मानसिकता तो है। लेकिन होम बाउंड देखने के बाद इस वर्ग से ऐसी शिकायतें नहीं आई कि फिल्म उबाऊ है या इसमें चीजों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया। हाँ, बल्कि फिल्म के जो 3 मुख्य किरदार हैं, चंदन कुमार जो वाल्मीकि समुदाय से हैं, मोहम्मद शुएब अली और सुधा भारती जो दलित हैं, ये तीनों गरीब हैं, पढ़े लिखे हैं, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की तमन्ना रखते हैं। उनके संघर्षों के प्रति एक गहरी सहानुभूति देखने को मिली। अच्छा। दर्शकों के बीच ये स्वीकार्यता थी कि हाँ, व्यवस्था वाकई इन युवाओं के खिलाफ खड़ी है। लेकिन ये सवाल तो उठता है, क्या ये सहानुभूति सिर्फ एक फिल्म देखने का असर है, मतलब एक भावनात्मक प्रतिक्रिया, या ये समाज के उस तबके की सोच में किसी गहरे बदलाव का संकेत है जो आमतौर पर आरक्षण जैसी नीतियों पर सवाल उठाता रहा है? क्या ये महज कहानी कहने के तरीके का कमाल है या कुछ और? यहीं पर देखिए, दिलचस्प बात यह है कि ये सहानुभूति अपनी जगह है, ठीक है, लेकिन इसी के समानांतर बिल्कुल इसी समय हमें ठीक इसके विपरीत तस्वीर भी दिखती है। जी। जैसा हमने शुरू में जिक्र किया, देश के सर्वोच्च न्यायिक पद पर बैठे दलित मुख्य न्यायाधीश पर हमला होता है। हाँ। और उससे भी ज्यादा भयावह, हरियाणा के एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी एडीजीपी वाई पूरन कुमार आत्महत्या कर लेते हैं और अपने पीछे खत छोड़ जाते हैं, जिसमें वो अपने ही विभाग के वरिष्ठों पर सालों से चले आ रहे भेदभाव और प्रताड़ना का आरोप लगाते हैं। और ये जानना भी जरूरी है कि उनकी पत्नी अमृत पी कुमार, जो खुद 2001 बैच की एक आईएएस अधिकारी हैं और दलित समुदाय से ही आती हैं, उन्होंने इस मामले में राज्य के पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी और एक जिला एसपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है।
ये सुनना ही सिहरन पैदा करता है। देश के मुख्य न्यायाधीश, एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर, एक आईएएस ऑफिसर, अगर इतने ऊंचे पदों पर बैठे लोग भी इस तरह के व्यवहार और अपमान का शिकार हो रहे हैं, तो ये वाकई व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये दिखाता है कि हमारे समाज और व्यवस्था में ये अन्याय और पूर्वाग्रह सिर्फ सतही नहीं है, बल्कि कितने गहरे और अहम भावनात्मक स्तर पर जुड़े हुए हैं। ये इस बात का सबूत है कि सिर्फ आरक्षण लागू करने के 75 साल इन गहरी जड़ों को काटने के लिए काफी नहीं रहे हैं। हाँ, इससे ये निष्कर्ष कतई नहीं निकलता कि आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए, नहीं, बल्कि ये इस बात का मजबूत संकेत है कि हमें आरक्षण को जारी रखने की जरूरत है और साथ ही इस समस्या से निपटने के लिए दूसरे और ज्यादा प्रभावी उपायों पर भी गंभीरता से सोचने और काम करने की जरूरत है। और आरक्षण का असल मकसद भी तो सिर्फ नौकरी पाना नहीं था, बल्कि सामाजिक सम्मान और बराबरी हासिल करना था। इसे समझने के लिए होमबाउंड के किरदार और एक पुराना वाकया जिसका जिक्र लेख में है वो याद आता है। फिल्म में हमने देखा कि तीनों युवा दोस्त चंदन, शोएब और सुधा पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए जी जान लगा रहे हैं। ये मुझे 1985 की एक घटना की याद दिलाता है, जब बाबू जगजीवन राम ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर जब सवर्णों के विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, तब आरक्षण के पक्ष में एक बहुत मार्मिक तर्क दिया था। क्या था वो वाकया, बताइए जरा। बाबूजी ने आगरा के अपने एक पुराने दोस्त का जिक्र किया था जो अनुसूचित जाति से थे। उस समय दलित शब्द उतना चलन में नहीं था। वो जूते के बहुत बड़े निर्यातर बन चुके थे। उनके पास बेशुमार दौलत थी, शानदार बंगला, इंपोर्टेड गाड़ी, सब कुछ था। अच्छा। फिर भी वो बाबूजी से लगातार गुजारिश कर रहे थे कि उनके बेटे को किसी तरह उत्तर प्रदेश पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मतलब ASI की नौकरी दिलवा दें। बाबूजी हैरान हुए। उन्होंने पूछा कि भाई, जब आपके पास इतना सब कुछ है तो आप बेटे को सिर्फ एक ASI क्यों बनवाना चाहते हैं? उस अमीर उद्यमी का जवाब था, बाबूजी, हम कितने भी अमीर क्यों ना हो जाएं, गांव का कोई ब्राह्मण मुझे या मेरे बेटे को कभी इज्जत से नहीं देखेगा। लेकिन अगर मेरा बेटा वर्दी पहनकर ASI बन गया तो थाने के सारे जूनियर सिपाही, चाहे वो ब्राह्मण ही क्यों ना हो, उसे खड़े होकर सलाम करेंगे। बाबूजी का निष्कर्ष था कि आरक्षण का असली मकसद यही है। ये सामाजिक बराबरी और शक्ति लाता है, ये सम्मान दिलाता है। ये वाकई बहुत प्रभावशाली उदाहरण है। ये आरक्षण के सामाजिक पहलू को एकदम उजागर करता है कि ये सिर्फ आर्थिक उन्नति का जरिया नहीं है, बल्कि सामाजिक गरिमा और बराबरी का भी एक साधन है। लेकिन होमबाउंड में कहानी थोड़ी और पेचीदा हो जाती है। जैसा आप कह रही थी, चंदन कुमार जो वाल्मीकि समुदाय से है, वो अपनी जाति पहचान छुपाकर सामान्य श्रेणी में मुकाबला करने पर अड़ा है। उसे डर है कि अगर उसने अपनी जाति बता दी तो पुलिस बल में उसे सिर्फ सफाई कर्मचारी का काम ही दिया जाएगा, उसकी योग्यता के बावजूद। अच्छा। दूसरी तरफ सुधा भारती है तो दलित है, लेकिन उसका लक्ष्य सिर्फ कांस्टेबल बनना नहीं है। वो स्नातक की पढ़ाई पूरी करके UPSC की परीक्षा पास करना चाहती है। महत्वाकांक्षी है। और फिर है मोहम्मद शोएब अली। वो इतना होशियार और बातूनी है कि एक वाइट गुड्स कंपनी में चपरासी होते हुए भी अपने टाई पहने मैनेजरों से कहीं ज्यादा सामान बेच लेता है। हाँ, शोएब का किरदार वाकई बहुत बढ़ते लिए हुए। उसकी प्रतिभा साफ दिखती है। निश्चित रूप से उसका बॉस उसकी बेचने की कला से इतना प्रभावित है कि मजाक में उसे बेचू कहता है, मतलब जो कुछ भी बेच सकता है। शोएब खुद भी तरक्की करके टाई पहनने वाला सेल्समैन बनने की राह पर होता है, लेकिन उसे अपने बॉस के घर एक पार्टी में एक गहरे अपमान का सामना करना पड़ता है। ओह, क्या हुआ? जब भारत पाकिस्तान से क्रिकेट मैच जीतता है और शोएब भी खुशी मना रहा होता है, तो पार्टी में कोई उस पर ताना कसता है कि तुम्हारा तो दिल टूट गया होगा। ये तो बहुत बुरा है। हाँ, ये घटना दिखाती है कि सिर्फ नौकरी मिल जाना या प्रमोशन पा लेना ही सब कुछ नहीं है। कार्यस्थल पर सम्मान मिलना, अपनी पहचान के साथ स्वीकार किया जाना, ये भी उतना ही जरूरी है, खासकर तब जब आप किसी अल्पसंख्यक समुदाय से आते हों। और ये हमें एक और अहम मुद्दे पर लाता है जिसका जिक्र स्रोत में है, दलितों और मुसलमानों पर दोहरा बोझ। लेख कहता है कि ये दोनों समुदाय अपने अतीत की छाया से जूझ रहे हैं, लेकिन अलग अलग तरीकों से। दलितों को पीढ़ियों से चले आ रहे सामाजिक अन्याय का सामना करना पड़ा है, जिसके लिए कहा जाता है कि अत्याचारी जातियों को प्रायश्चित करना होगा। दूसरी ओर मुसलमानों को अक्सर उनके कथित मुगल, अफगान या तुर्क पूर्वजों के किए गए अत्याचारों और यहाँ तक कि जिन्ना और विभाजन के लिए भी जवाबदेह ठहराया जाता है। बिल्कुल। यहाँ ये वास्तव में दिलचस्प हो जाता है कि कैसे ये दो अलग अलग दिखने वाली ऐतिहासिक व सामाजिक ताकतें
अंत में चंदन, शोएब और सुधा जैसे आज के युवाओं के भाग्य में एक जैसी बाधाएं खड़ी कर देती हैं। और याद रखिए, ये वो युवा हैं जो मिलकर भारत की आबादी का लगभग 1/3 हिस्सा बनाते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण अवलोकन है। अगर हम खास तौर पर मुसलमानों के सामने आने वाली चुनौतियों को और गहराई से देखें, तो स्रोत इस बात को मानता है कि केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी में पहचान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता है। ये अच्छी बात है। यूपीएससी जैसी महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाएं भी काफी हद तक निष्पक्ष हैं और हर साल अच्छी खासी संख्या में मुस्लिम उम्मीदवार इनमें सफल भी होते हैं। हाँ, ये तो सच है। लेकिन सरकारी तंत्र के दायरे से बाहर समाज में व्यापक स्तर पर चुनौतियां मौजूद हैं। किस तरह की चुनौतियां हैं ये जरा विस्तार से बताइए। कई तरह की हैं। सामाजिक स्तर पर दूरी बनाना या बहिष्कार का सामना करना, नौकरी ढूंढने में मुश्किलें आना, जैसा कि शोएब के साथ बार बार होता है, उससे पुलिस वेरिफिकेशन, माता पिता के आधार कार्ड मांगे जाते हैं। या फिर शहरों में किराए पे घर मिलने में दिक्कतें आना, ये काफी आम अनुभव हैं, लोग बताते हैं। इसके अलावा स्रोत उन व्यवसायों पर एक तरह के क्या कहते हैं सुनियोजित हमले की ओर भी इशारा करता है जिनसे पारंपरिक रूप से मुसलमान जुड़े रहे हैं। जैसे मांस का व्यापार। इस पर अक्सर त्योहारों के नाम पर हफ्तों तक मनमाने प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। चमड़े और खाल का काम और कसाई का पेशा, इन सब पर असर पड़ा है। एक और चलन जिस पर ध्यान दिलाया गया है वह है ऐप आधारित डिलीवरी सेवाओं में। हाँ, आजकल बहुत दिखते हैं। हाँ, जैसे खाना या सामान पहुंचाना, टैक्सी सेवाओं में जैसे उबर, या ऐप के जरिए घर पर मरम्मत और रखरखाव की सेवाएं देने वाले कामों में। इन सब में युवा मुसलमानों की बढ़ती संख्या दिख रही है। तो ये तो रोजगार का एक जरिया है। लेकिन फिर सोशल मीडिया पर इसे लेकर एक नकारात्मक प्रचार भी चलता है, जिसमें इसे परिवारों के लिए खतरा बताया जाता है और फिर इसे लव जिहाद, धन परिवर्तन और यहाँ तक कि गंभीर अपराधों से भी जोड़ने की कोशिश की जाती है। ओह, ये तस्वीर तो वाकई काफी निराशाजनक और चिंताजनक है। ये तो सीधे सीधे रोजगार के अवसरों को प्रभावित करती है। हाँ, और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो स्रोत में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की हालिया टिप्पणी का भी जिक्र है। उन्होंने कहा था कि भारतीय मुसलमान कुछ पुरानी नकारात्मक धारणाओं को तोड़ रहे हैं, जैसे जन्म दर का मुद्दा। हिंदुओं के बाद अब मुसलमानों में भी जन्म दर में सबसे तेज गिरावट देखी जा रही है। अच्छा। उन्होंने ये भी माना कि भारतीय मुसलमानों ने पाकिस्तान के मुसलमानों के विपरीत आधुनिक शिक्षा को अपनाया है। लेकिन यह एक विरोधाभास है और चिंता की बात भी। अगर पढ़े लिखे, महत्वाकांक्षी और नौकरी करने के योग्य मुसलमानों को भी समाज में इस तरह से अलग थलग महसूस कराया जाता है, उन्हें हाशिए पर धकेला जाता है, तो ये विकसित भारत बनाने के लक्ष्य में कैसे सहायक होगा? ये एक बड़ा सवाल है। विरोधाभास को देख रहे हैं, है ना? एक तरफ होम बाउंड जैसी फिल्म है जो समाज के उस तबके में भी सहानुभूति और संवाद जगा रही है जिसे आमतौर पर इन मुद्दों के प्रति असंवेदनशील माना जाता है। हाँ। और दूसरी तरफ देश के सर्वोच्च पदों पर बैठे व्यक्तियों, मुख्य न्यायाधीश, वरिष्ठ आईपीएस और आईएएस अधिकारियों के साथ भेदभाव और अपमान की दिल दहला देने वाली वास्तविक घटनाएं सामने आ रही हैं। बिल्कुल। स्रोत इसे महज संयोग नहीं मानता। ये हमें भारत के पहले दलित मुख्य न्यायाधीश जस्टिस के.जी. बालकृष्णन की भी याद दिलाता है, जिन्हें अपनी नियुक्ति के पहले दिन से ही किस तरह के आरोपों और बदनामी का सामना करना पड़ा था। हाँ, वो भी एक मामला था। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये घटनाओं का एक पैटर्न है जिसे हम नजरअंदाज कर रहे हैं, खासकर तब जब ये पैटर्न भारत के हर 3 नागरिकों में से एक की जिंदगी से किसी न किसी रूप में जुड़ा हुआ है। तो इस सब का क्या मतलब है, ये सोचने वाली बात है। और यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए ये समझना जरूरी है कि ये मुद्दे समाज की संरचना, शासन और न्याय प्रणाली को कैसे प्रभावित करते हैं। बिल्कुल। तो आज की इस गहन चर्चा के मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में समेटते हैं, अगर आप इजाजत दें। हमने देखा कि भारत में जातीय और अल्पसंख्यक समुदायों से जुड़ा प्रणालीगत अन्याय, ये आज़ादी के 75 साल बाद भी एक जटिल और लगातार बनी रहने वाली सच्चाई है। हाँ। आरक्षण जैसी सकारात्मक नीतियों ने निश्चित रूप से कुछ प्रगति की है, लेकिन वो सामाजिक समानता और मानवीय गरिमा को पूरी तरह सुनिश्चित करने के लिए अपर्याप्त साबित हुई हैं। जैसा कि उच्च पदों पर बैठे व्यक्तियों के साथ हुई हालिया घटनाओं से स्पष्ट होता है। दलितों और मुसलमानों को अपने अपने विशिष्ट ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भों के कारण दोहरे और अलग अलग तरह के बोझ का सामना करना पड़ता है, जो उनके अवसरों और अनुभवों को प्रभावित करता है। बिल्कुल। होमबाउंड जैसी कलाकृतियां समाज के संवेदनशील मुद्दों पर संवाद शुरू करने और सहानुभूति जगाने में अहम भूमिका निभा सकती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत अभी भी बेहद चुनौतीपूर्ण बनी हुई है।
सर्वोच्च पदों पर पहुंचने के बाद भी व्यक्तियों को अपनी पहचान के कारण गरिमा और समानता के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। ये मुद्दे बेहद पेचीदा हैं, बहुस्तरीय हैं और इनके कोई आसान या तात्कालिक समाधान नहीं है। और अंत में हम अपने श्रोताओं के लिए, खासकर यूपीएससी अभ्यर्थियों के लिए एक विचार छोड़कर जा रहे हैं जिस पर आप गहराई से सोच सकते हैं। जब देश के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जैसे सर्वोच्च पदों पर बैठे व्यक्ति भी प्रणालीगत अन्याय और अपमान के अनुभवों से अछूते नहीं हैं, तो इस व्यवस्था में वास्तविक और गहरे बदलाव लाने के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर क्या किया जा सकता है? बहुत अहम सवाल है। क्या सिर्फ सहानुभूति जताना काफी है या फिर हमें ठोस, सकारात्मक और शायद मुश्किल कदम उठाने की जरूरत है? ये सवाल ना सिर्फ सामाजिक समझ के लिए बल्कि नीति निर्माण और प्रभावी सामाजिक सुधारों के दृष्टिकोण से भी बेहद महत्वपूर्ण है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी और आप ऐसे ही गंभीर विषयों पर और जानकारी चाहते हैं तो कृपया इस एपिसोड को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार या प्रश्न नीचे कमेंट्स में ज़रूर साझा करें। खासकर अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और इस विषय पर कोई और सवाल या स्पष्टीकरण चाहते हैं तो हमें बताएं। हम अगले विश्लेषण में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा।